यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। और इस सीटीपीजी 2026 के दौरान आपके संकल्प बैच में हम आज शुरू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस के ऊपर। आज हम लोग इसे देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और इस निःशुल्क संकल्प बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेनली होगा कि पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ प्रमुख जो है कि फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, क्या क्या जो है कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि कितने जो है कि किस किस इतिहासकारों ने इतिहास को किस तरह से परिभाषित किया है। ठीक, तो अलग अलग हिस्टोरियंस हिस्ट्री को जो है कि इतिहास को अपना अलग अलग वक्तव्य देते हैं, उसके बारे में अपनी अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, उसे जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे हिस्ट्री का इतिहास का विभाजन किया गया एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न में। ठीक है, हम क्या देखेंगे कैसे एंशिएंट में, मिडवल में और मॉडर्न में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, इसे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जिस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, किस तरह से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, किन स्रोतों के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से इसको विभाजित किया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अभी फिलहाल में हर संडे फ्री टेस्ट कराया जा रहा है, वो भी फुल टेस्ट एआईसी का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। और साथ ही साथ ऐप पे बीएचयू वाले यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर्स, पीवाईक्यू सीरीज, बाकी सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही है। चलिए लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री एंड मीनिंग, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इतिहास जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ठीक है, इतिहास शब्द जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, इति, ह और आस। ठीक, इति का मतलब होता है कि ऐसा ही, हाँ का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है आपका कि था। ठीक है, इतिहास जिसका मतलब होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये जो इतिहास है ये आपका संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? आपका संस्कृत का शब्द है। और इसका सबसे पहले उल्लेख हमें देखने को मिलेगा अथर्ववेद में। ठीक, ये अथर्ववेद है, हमारे 4 वेद जो है, 4 वेद, ठीक है, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो सबसे अंतिम वेद है, इसमें हमें सबसे पहले जिक्र मिलती है इतिहास की। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो जो हमारे 4 वेदों में से एक है, इस इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। द टर्म हिस्ट्री फाइंड्स इट्स अर्लिएस्ट मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट द अथर्ववेदा। ओके, आपको हमने बताया कि ये जो इतिहास शब्द है 3 शब्दों से मिलके बना है, संस्कृत के इति, ह और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। यानी कि डायरेक्टली कहने का मतलब इसका अर्थ जो होता है वो होता है इट वाज सर्टेनली सो, यानी कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ठीक, तो ये जो टर्म था हमने सबसे पहले देखा कि इतिहास शब्द सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे हुआ है, साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको नॉलेज होना इतना जरूरी है। ये तो हमने देख लिया कि हिंदी में इतिहास की उत्पत्ति कैसी हुई और इसका अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे कि जो हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं, ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो ये जो आपका हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री, ठीक है, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ये हिस्ट्री शब्द है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ठीक है, हिस्टोरिया से होती है, जिसका अर्थ होता है रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, नई नई चीजों को ढूंढना होता है। इस हिस्ट्री का मतलब जो हम लोग आज के क्षेत्र में करते हैं, हिस्ट्री में हम लोग नई नई चीजों को ढूंढते हैं इतिहास में, और नई नई तथ्यों को ढूंढते हैं और उनसे हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री हिंदी में तो होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, इतिहास का अर्थ, और वही इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो उसका अर्थ
अर्थ होता है आपका इंक्वायरी करना, रिसर्च करना। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है कि नॉर्मल अगर हम लोग पूछ देता है कोई कि इतिहास क्या है, तो हम बोलते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास है, यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक, ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। इसमें हम लोग घटनाओं को, स्मृतियों को, अनुभवों को इनके प्रामाणिक रूप में जो है कि संरक्षित करते हैं, उनकी प्रक्रिया को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल रहा कि हिस्ट्री क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, और कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो ये इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, या हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैसे किया था? इतिहास तो हमने जान गया कि अथर्ववेद में सबसे पहले इसका यूज हुआ था, जिसका अथर्ववेद का किसने किया है आविष्कार, तो अथर्वा ने। ठीक, इसे अथर्वा, जिसे अथर्वा ने कहा जाता है कि लिखा है, इसलिए उस वेद का नाम अथर्ववेद है। ठीक, अगर हम लोग वही इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ठीक, हिस्ट्री, तो इसका सबसे पहले प्रयोग फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहते हैं हम लोग, इतिहास का जनक जिन्हें कहते हैं, तो वो हेरोडोटस ने किया था। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कि एक यूनानी इतिहासकार थे, जिन्होंने इस यूनानी शब्द का प्रयोग किया था, हिस्ट्री का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से, फैक्चुअल इवेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले प्रेजेंट किया था, वो थे हेरोडोटस। और इनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम है इस बुक का? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। इन्हीं हिस्टोर जो है कि हेरोडेटस साहब की ये बुक थी हिस्टोरिका, याद रखिएगा। ठीक, तो नॉर्मली हम लोग जान गए कि कौन इसके फादर थे, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग इतिहासकार इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, वो इतिहास को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से परिभाषित किए हैं। अब ये जो हम आगे बात करने वाले हैं, इतिहास की अलग अलग डिफिनेशन कह ले या फिर हम कह ले परिभाषा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में जो है कि पीपीटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो कि हिंदी के बच्चों और इंग्लिश बच्चों किसी को दिक्कत ना हो, और हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किसने क्या कहा है इतिहास के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो सीईटी पीजी के बच्चे हो, यूजीसी नेट के बच्चे हो, या फिर सेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे हो। ठीक है, हमेशा अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वक्तव्य दिया, इसमें कुछ फेमस है जैसे EH कार, कॉलिंगवुड, जेबी बरी, इनके जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जो सबसे फेमस जो वक्तव्य है किसी का, तो वो है EH कार का। ठीक है, EH कार का, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन है, इनकी जो फेमस बुक है वो है व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्या है, इनकी बुक का ही नाम है। और ये कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या फिर अंतहीन संवाद है। ठीक, EH कार कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूअस या फिर एंडलेस डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो इतिहास है वो हमेशा अतीत और वर्तमान के बीच में कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, इसका कोई एंड ही नहीं है, ये EH कार कहते हैं। और इनकी जो हिस्ट्री की बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, बहुत ही बेहतरीन बुक है, काफी अच्छे तरीके से, 5 इनके इसमें कुल 5 चैप्टर है। इनके जो बुक है इसमें कुल 5 चैप्टर है, और ये आपका यूजीसी नेट का PYQ है। इन्होंने कहा था जो ये आपका 5 चैप्टर, इस 5 चैप्टर को यूजीसी नेट में जो है कि इससे कहा गया था कि सीक्वेंस वाइज लगाइए, या फिर इसमें से कौन सा चैप्टर EH कार की बुक का नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वक्तव्य था EH कार का हिस्ट्री के बारे में। ठीक, वही दूसरी देखेंगे तो EH कार फिर कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। वही सेम बात है, मतलब कह रहे हैं कि इतिहास जो है, इतिहासकार जो तथ्यों को ढूंढता रहता है, उसमें जो है कि उलझता रहता है, सुलझता रहता है, ये एक इंडलेस प्रोसेस है जो हमेशा हिस्टोरियंस और फैक्ट के बीच में चलता रहता है। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने फैक्ट्स के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी EH कार का है। ठीक है, हिस्ट्री इज एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स। और यही आविष्कार है जो कहते हैं कि हम वही इतिहास जानते हैं जो एक इतिहासकार हमें बताना चाहता है, यानी कि जो इतिहासकार को समझ आएगा, जो अपनी वो विचारधारा से समझेगा, वही इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार की उस समय जो भी मनोस्थिति रहेगी, जिस मनोस्थिति में वो इतिहास को समझता है, तथ्यों को देखता है, वही इतिहास हमारे सामने आता है। ठीक है, अब जो सबसे फेमस कोट है किसी का, तो वो है जेबी बरी का।
अब ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही है जेबी बरी। और ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो मोर एंड नो लेस। ये बहुत मोस्ट 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 फेमस क्वेश्चन है आपका कि किसका कथन है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। तो ये है जेबी बरी का कथन, जो कहते हैं कि इतिहास क्या है, विज्ञान है, न इससे कम न इससे अधिक। ठीक है, ये इतिहास को कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये फेमस कथन है। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और हिस्टोरियंस के देखेंगे। उसमें जो सबसे फेमस है वो है ब्रेंडेड कोचे। ठीक है, ब्रेंडेड कोचे कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, यानी कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। ये ब्रेंडेड कोचे का कथन है, और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीटीपीजी या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो चीजें हैं आपको हमने सोचा है कि जो भी आपको हमने पीपीटी ये बनाई है, काफी टाइम लेके बनाया है, और इसको मैंने पिक्चर्स के थ्रू और बहुत इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की, ताकि आप चीजों को बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, अब जो दूसरा हिस्टोरियंस है वो है आरजी कॉलिंगवुड। ठीक है, आरजी कॉलिंगवुड, इनकी बुक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, याद रखिएगा, ये है आरजी कॉलिंगवुड की पुस्तक। ठीक है, बहुत फेमस बुक है और बहुत ज्यादा जो है कि पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बुक है आपका, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। इसको एकदम आपको जबान पे रहना चाहिए कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री आरजी कॉलिंगवुड की बुक है। और ये कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो इतिहास संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट, जितने भी इतिहास है सभी विचारों का इतिहास है। जो इतिहास, जो एक इतिहासकार सोचता है, जो विचार करता है, वही इतिहास बन जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट। ठीक है, तो ये कॉलिंगवुड का कथन है। दूसरे जो फेमस हिस्टोरियंस है वो है जीआर एल्टन। जीआर एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। जैसे अब आपको बताया कि कुछ कुछ यही वक्तव्य ये इचकार भी दे रहे हैं, और कुछ कुछ देखेंगे हम लोग तो कॉलिंगवुड का चाहे ब्रेंडेड कोचे भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहासकार जो लिखता है, जो विचारधारा से लिखता है, जिस मनोस्थिति में लिखता है, वही इतिहास बन जाता है। तो जीआर एल्टन भी कुछ यही बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के बारे में। ठीक, उसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी बेकिंग बेकन क्या कहते हैं, फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है, हिस्ट्री मेकर्स वाइज। ये फ्रांसिस बेकन का जो है कि कथन है हिस्ट्री के बारे में। तो ये कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इतिहास के बारे में ऐसा वक्तव्य दिया है, और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में परिभाषित किया। ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी थे, फेमस स्टेटमेंट थे। ठीक, अब हमने इतिहास को जब लिया कि ओरिजिन कैसे हुआ इसका, ओरिजिन के साथ साथ हमने देखा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कहाँ पे ये मिला, साथ ही साथ इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इतिहास को किसने जो है कि तीन भागों में विभाजित किया, कैसे हम लोग इतिहास को एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ऐसे काल खंडों में पढ़ने लगे, कब से। ठीक, तो आपको बता दें कि इतिहासकार जो है कि अपनी सुविधा के लिए, इतिहास को सुविधा से पढ़ने के लिए जो है कि इतिहास को तीन खंडों में बांटे थे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और ये जो इतिहास का प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में विभाजन किया है वो किया है जेम्स मिल साहब ने। ठीक है, जेम्स मिल का आपने बहुत नाम सुना होगा, और इनकी जो बुक है बहुत फेमस बुक, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये याद रखिएगा किसकी है, तो जेम्स मिल की है। और ये बहुत फेमस बुक है और बहुत ज्यादा चर्चित रहने वाली बुक है इतिहास में। तो इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया था, थ्री पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। पहले पार्ट को जो एंशिएंट पार्ट है, इसे इन्होंने कहा हिंदू काल या फिर प्राचीन काल। इन्होंने एंशिएंट एज को डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्या है, हिंदू पीरियड है। उन्होंने मिडवल एज को मुस्लिम पीरियड कहा, यानी कि मिडवल पीरियड या फिर मुस्लिम काल में विभाजित किया दूसरा। और तीसरे पीरियड को जो कि 1707 से हम लोग पढ़ते हैं, वो उन्होंने कहा आधुनिक काल। इसे ब्रिटिश काल ना कह के इन्होंने क्या कहा कि ये आधुनिक काल है, मॉडर्न पीरियड है। और इस तरह से इतिहास को विभाजित करने वाले यही है जेम्स मिल साहब, और इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि किसने इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया था। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया कि इतिहास क्या है, कैसे विभाजित हुआ। ठीक, अब इतिहास में हम लोग जो अगर भारत के इतिहास की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को जिसे जेम्स मिल ने विभाजित किया था, ये किसने विभाजित किया है, जेम्स मिल साहब ने। ठीक है, जेम्स मिल साहब ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में अपनी, ठीक, इन्होंने एंशिएंट, मॉडर्न और मिडवल में
जो है कि डिवाइड कर दिया जो हमें पढ़ना होता है। और एक और हिस्ट्री इतिहास को पूरा तरह देखेंगे तो एक भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास है, जो आपको पूरा एक सिलेबस से ही पूरा आपको पढ़ना है। ठीक, तो अब हम लोग सोर्सेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं कि इतिहास सोर्सेज की तरफ कैसे बढ़ा। ठीक, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को सोर्स के अकॉर्डिंग 3 भाग में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहले ये कुछ बेसिक फैक्ट इसे आपको जानना जरूरी है, इसे हम लोग देखते हैं। तो जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसको स्रोतों के आधार पर सोर्स या फिर सोर्सेज के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। वो है आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है आपका प्री हिस्ट्री यानी कि, एक मिनट वेट, थोड़ा सा ग्लिच आ गया। प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास, और हिस्ट्री मतलब इतिहास। ठीक, यहाँ पे हिंदी भी लिख देते, वैसे हमने यहाँ पे आगे बाइलिंगुअल किया है, फिर भी लिख देते हैं प्राक, आद्य और इतिहास। ठीक है, अब इसके बारे में जानते कि सोर्स के अकॉर्डिंग इतिहास को बांटा गया ये क्या चीज है। तो प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें हमें पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग, उस एविडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, जिसमें रिमेन्स हो जाते हैं, कुछ पत्थर्स हो जाते हैं, मिट्टी के खिलौने हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, ये जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जब उसके द्वारा हम लोग इतिहास को जानते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखित साक्ष्य, कोई भी लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और इसी प्री हिस्ट्री के तहत आता है आपका स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज इसी प्री हिस्ट्री के तहत यानी कि पाषाण काल, इसी के अध्ययन इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, दूसरा आपका है प्रोटो हिस्ट्री जिसे आद्य इतिहास कहते हैं, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते या फिर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो वैलिड नहीं होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आद्य इतिहास। ठीक है, उसका हम लोग आर्काइवल जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पे हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आद्य इतिहास। आद्य मतलब अधूरा से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें लिखी लिपि तो मिलती है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। और वैदिक एज को भी इसी के तहत रखा जाता है। वैदिक एज को इसलिए रखा गया क्योंकि जो वैदिक एज था उसमें ज्यादातर चीजें ओरल थी, मौखिक थी, बाद में चीजें लिखी गई हैं, इसलिए उतना थोड़ा सा इसके जो ग्रंथ है वो डाउटफुल माने जाते हैं, इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखा जाता है। और हिस्ट्री में हम लोग कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हमें और ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिले, लिटरेरी सोर्स भी मिले, और उसके तहत हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि 606 शताब्दी के बाद हमें देखने को मिलता है, यानी कि महाजनपद काल के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मगध डायनेस्टी के बारे में हमें बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लिटरेरी सोर्स देखने को मिलेंगे, आर्काइवल सोर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके तहत हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी कि इसमें लिटरेरी सोर्स भी रहेंगे आपके, आर्काइवल सोर्स भी रहेंगे। ठीक, ये चीजें आपको पूरे इस मैप के माध्यम से समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने काफी मैप और इमेज का यूज किया ताकि आपको चीजें समझने में इजी हो जाए। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने आपको बताया, पढ़ देते हैं आपको। प्री हिस्टोरिक पीरियड, द पीरियड फॉर विच नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट बोला है कि नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, देयरफॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द आर्काइवल एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे जो हिस्ट्री होता है पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पे डिपेंड होता है, इसलिए इसे हम लोग प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इसी में हम लोग स्टोन एज को रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, अभी हमने बताया। देयर इज अ रिटन स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड बट आइदर इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुली डिस्पेयर्ड और इट्स ऑथेंटिसिटी इज डाउटफुल। जैसे हमने आपको बताया कि इसे या तो पढ़ा नहीं जा सका या फिर इसकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। ठीक, जैसे वैदिक एज में हो गया, ये आपका वैदिक एज को शो कर रहा है, ये आपका हड़प्पन कल्चर को शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका हड़प्पन है और ये आपका वैदिक एज है। ठीक, तो इसके या तो लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है या फिर इसके जो है कि जो जो भी ग्रंथ पाए गए हैं, जो भी इसकी लिटरेचर सोर्स पाए गए उसमें कुछ ना कुछ प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, इसके तहत हम लोग पढ़ते हैं वैदिक एज और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आपको आद्य ऐतिहासिक भी समझ में आ सका है। ठीक है, चलिए
आगे है हिस्टोरिकल पीरियड, अभी हमने बात की जहाँ पे हमें रिटन सोर्सेज भी मिलते हैं और आर्काइवल सोर्सेज भी मिलते हैं, ठीक है। दोनों सोर्सेज के आधार पे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें बहुत सारे यानी महाजनपद काल से हमें ये जो है कि दोनों सोर्सेज मिलने लगे, जिसमें अरसास आ जाएंगे, कल्हड़ की रातरंगी आ जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा क्रमबद्ध ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। बहुत अच्छा ये लिखा है, कश्मीर के एक लेखक है कल्हड़, जो ने रातरंगड़ी लिखा है, कश्मीर का इतिहास लिखा है। अर्थशास्त्र है जो कि मौर्य काल को, मगध डायनेस्टी को जानने का बहुत बड़ा सोर्स है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक। तो हमने समझ लिया कि कैसे सोर्सेज को एंशिएंट हिस्ट्री को सोर्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, ठीक है। हमने इसके कंसेप्ट को भी समझ लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मेनली पूरी तरह से बढ़ेंगे अपने सोर्सेज के ऊपर, ठीक, कि इतिहास में कौन कौन से सोर्सेज का यूज करके हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप एक ये जो आपका पूरा हमने मैप बनाया, इस पे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन इतिहास को या फिर इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक, ठीक है, आर्काइवल, दूसरा फॉरेन जो भी ट्रेवलर आते थे उनके सोर्सेज, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, ठीक। अब इनको भी कई तरीके से डिवाइड किया गया। जो आर्काइवल सोर्सेज है उन्हें सिक्कों यानी क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन पे 2 भागों में बांटा गया, इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक। और साहित्य जो लिटरेचर है वो एक रिलीजियस है और एक नॉन रिलीजियस है, ठीक। अब इन रिलीजियस और नॉन रिलीजियस को भी इस रिलीजियस को भी 2 भागों में बांटा गया, एक आपका ब्राह्मण है और एक आपका गैर ब्राह्मण है, ठीक। ब्राह्मण में आपका हमारे वेद, जिसमें ऋग्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद होगा, यजुर्वेद, सामवेद, वेदांग आपके 6 वेदांग आ जाएंगे, 18 पुराण आ जाएंगे, 12 उपनिषद आ जाएंगे, और हमारे महाभारत और रामायण रामायण जैसे महाकाव्य आ जाएंगे। और गैर ब्राह्मण में आपके जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सारे धर्म के ग्रंथ आ जाएंगे, ठीक है। गैर धार्मिक में आपके जो भी नाटक हो गए जिसे कालिदास लिखे हैं, जितने भी अदर जो कि रचनाएं लिखी हैं, ये सब चीजें गैर धार्मिक में आ जाएंगी। विदेशी यात्री में आप देखेंगे अलबरूनी हो गए, मेगास्थनीज हो गए, ये लोग जो इंडिका और बहुत सारी किताबुल हित लिखी है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा मैप समझ में आ गया होगा सोर्सेज के बारे में। यहीं पे आपको हमने पूरी तरह से एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर दी सोर्सेज के बारे में। अभी हम एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, पुरातात्विक के ऊपर भी, साहित्यिक के ऊपर भी, विदेशी के ऊपर भी, सिक्का के ऊपर भी, अभिलेख के ऊपर भी, धार्मिक और गैर धार्मिक के ऊपर भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सोर्सेज की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्राचीन इतिहास के सोर्स हैं, ये 3 प्रकार के सोर्स होते हैं, ठीक। पहला होता है आर्काइवल सोर्स, ठीक है, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, और तीसरा होता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है। जो भी विदेशी यात्री आते हैं और भारत के बारे में लिखते हैं, उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी उनके ग्रंथ है, उसके द्वारा भी हम लोग इतिहास को जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोर्सेस है वो पहला रिलीजियस स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद है, एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है जिसमें चाणक्य की अर्थशास्त्र है, विदेशी यात्रियों के विवरण है, ध्यानसांग देख सकते हैं, और जो भी आर्काइवल एविडेंस होते हैं जिसमें स्टोन्स हो गए, खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, ये सारे हमारे आर्काइवल रिमेन्स है, ठीक। इमेज आपको एकदम छप के, इमेज हमने इसलिए लगाया ताकि आप भूले ना और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तब जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं, इनसे हम कैसे इतिहास को जानते हैं, ठीक। तो पहला, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो आर्काइवल सोर्स है बहुत ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। इसको हम लोग जब खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान जो भी सामग्री निकलते हैं, जिसमें हम सब देख सकते हैं अभिलेख लिखते हैं, सिक्के निकलते हैं, स्मारक निकलते हैं, बहुत सारे देखेंगे मोन्यूमेंट्स निकलते हैं, जिन तांबे के पत्र निकलते हैं, भवन, मूर्तियां, भित्ति चित्रकारी आदि, ये सारे आर्काइवल एविडेंस के तहत, सोर्सेज के तहत आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, ठीक। अब इन्हें जब उत्खनन किया जाता है तब हम ये प्राप्त करते हैं। और ये जो आर्काइवल्स के उत्खनन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है लंबवत और दूसरा होता है क्षैतिज, ठीक है। याद रखिएगा 2 तरह से जो है कि आर्काइवल एक्सकवेशन किया जाता है, पहला लंबवत और क्षैतिज, ठीक है। तो ये ध्यान, तो जब हम किसी कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से उस कल्चर के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं कि उस कल्चर में क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से वो कल्चर पूरी हुई, जब उसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं तो हम लोग करते हैं हॉरिजेंटल एग्जीबिशन, ठीक। जब हम उसके काल गणना को करते हैं कि कितना पुराना है, कितना टाइमलाइन है इसकी, तब हम लोग करते हैं लंबवत यानी कि वर्टिकल एग्जीबिशन, ठीक। तो ये आर्काइवल सोर्सेज की इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा चीज़ अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बात कर लेते हैं, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। इनका नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन थे ये? कनिंगम, ठीक है। तो ये आपके थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, इन्होंने ही स्थापना की थी। किसने स्थापित की थी? भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बहुत बड़ा योगदान है इनका, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। कब की थी इन्होंने? 1861 में की थी। 1861 में इन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये पहले महानिदेशक भी इसके हुए थे। ठीक, चलिए, और जॉन मार्शल इसके बाद में पुनर्गठन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज के ऊपर हम आर्काइवल सोर्सेज देख रहे थे। तो ये आर्काइवल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? तो पहला इंस्क्रिप्शन आता है, दूसरा आपका स्तंभ यानी कि पिलर्स आते हैं, और तीसरा आपका सिक्के आते हैं। ये सारे हमारे आर्काइवल सोर्सेज के तहत आते हैं। ठीक, अब हम लोग इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, पहला जान जाते हैं कि इनकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं, जिसके तहत हम लोग अभिलेखों को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं, उस स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। और प्राचीन लिपियों को, जो भी ब्राह्मी लिपि हो गई, खरिष्टी लिपि हो गई, ये सारी लिपियों का जो अध्ययन होता है उसे पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कौन सा जो है कि इंस्क्रिप्शन पे क्या किस लिपि में लिखा गया है, तो लिपियों का अध्ययन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। लिपियों का अध्ययन आपका पैलियोग्राफी होता है। पैलियोग्राफी प्राचीन लिपि, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, ये सारी लिपियां हैं। इन लिपियों, जिन अलग अलग लिपियों में स्तंभ लेख पाए गए, जैसे अशोक के, जिसमें हमें आरमाइक में पाए गए हैं, ग्रीक में पाए गए, रोमन, ब्राह्मी, खरोष्टी, अलग अलग लिपियां हैं। तो इन लिपियों को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैलियोग्राफी। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक, पैलियोग्राफी और एपिग्राफी। ठीक, तो जब हम लोग पत्थरों को कुरेदते हैं, उनके कुरेद पे उस पर कुछ लिखते हैं तो उसे अभिलेख बोलते हैं। जब एक स्तंभ, ऊंची स्तंभ जैसी संरचना पे कुछ लिखते हैं तो उसे पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और सिक्कों पे उत्कीर्ण करना या फिर जो भी चिन्ह होते हैं उसे जो जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, यानी उसको जब अध्ययन करते हैं सिक्कों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, यानी कि मुद्रा शास्त्र। ठीक है, जब हम लोग मुद्रा को पहचानते हैं, इस पे किस क्या लेख लिखा गया है, क्या इसकी, क्या इस पे चिन्ह उत्कीर्ण किए गए, इसका अर्थ क्या, ये सारी चीजें जिस हम विज्ञान के तहत, जिस शास्त्र के तहत जानते हैं उसे हम लोग मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक, ये जो है कि नॉर्मल चीजें थी। अब हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक, यहाँ पे अभिलेख के बारे में भी हमने बात किया कि पत्थरों को काट कर जब हम लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, उस पर जब लिखते हैं तो उसे अभिलेख बोलते हैं। जब हम छोटे छोटे पत्थरों पे भी लिखते हैं, लाइक स्मॉल स्टोन, तो इसे बोलते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन। और जब हम लोग टाल स्टोन्स लाइक पिलर्स जैसे कोई भी संरचना पे लिखते हैं तो उसे हम लोग पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नॉर्मल चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इंस्क्रिप्शन को देखते हैं जिसमें पिलर्स और इंस्क्रिप्शन दोनों होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि उदयगिरी पहाड़ी में है, उड़ीसा में। और इसके जो इससे संबंधित है शासक, वो है खारवेल, कलिंग शासक खारवेल, जो कि आपके महामेघवाहन, ये याद रखिएगा, पूछता है किस वंश के थे, तो महामेघवाहन वंश या फिर कह ले चेदी वंश। ठीक है, इसी वंश से बिलोंग करते थे खारवेल। और सबसे ज्यादा जरूरी ये अभिलेख क्यों फेमस है? तो ये फेमस है इसलिए क्योंकि ये बिना डेट का अभिलेख है, इस पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इसमें जो है कि उसके खारवेल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात, जो कि बहुत 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 ज्यादा फेमस है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। और ये रुद्रदामन उज्जैन का छात्र का ये जो है कि अभिलेख है। इसी अभिलेख से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। क्यों? इस सुदर्शन झील के कारण। क्यों? इस सुदर्शन झील से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसका निर्माण कराया। उसके बाद अशोक के बाद रुद्रदामन, जिन्होंने इसका जो कि क्या कहते हैं पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए बहुत 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 ज्यादा फेमस हो जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख पूछा जाएगा कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि चंपू शैली में है। चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ऐसे अभी जब किसी लेख में या फिर किसी भी ग्रंथ में जब गद्य और पद्य दोनों का यूज होता है तो उसे हम लोग, उस शैली को हम लोग चंपू शैली बोलते हैं। ठीक, और ये दूसरी सदी ईस्वी का अभिलेख है। ठीक, चलिए
उसके बाद है नासिक ग्वालिक जो कि महाराष्ट्र में है, और ये सातवाहन वंश का गौतमी वंश एवं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से संबंधित लेख है, और इसमें उसकी सैन्य सफलताओं के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि जो ये सातवाहन शासक होते हैं वो मातृ नामों से जाने जाते थे, यानी कि उनके नाम के आगे उनकी माता का नाम लगता था, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी उनकी माँ थी, तो ऐसे उनका नाम होता था। ठीक, उसके बाद है नारायणघाट अभिलेख महाराष्ट्र, ये भी आपका सातवाहन शासक का है, नागनिका द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया है, जो उनकी सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और सातकर्णी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो सबसे फेमस है नॉर्थ में, यूपी में, प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में है, जिससे जो कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की, इसे कहा जाता है कि पत्थर पर उकेरी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी इसे कहते हैं। इसमें उसकी विजयों की, उसकी नीतियों की वर्णन है, और हरिसेन ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उत्कीर्ण किया है। ठीक है, लिखा हुआ है, और ये भी आपका चंपू शैली में यानी कि गद्य पद में लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद है मंदसौर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में यशोधर्मन का, और एक मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का भी है, गुप्त शासक का। ठीक है, तो यहाँ पे यशोधर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एहोल अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये आपका पुलकेशिन द्वितीय का है, वातापी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है, और इसे ये भी किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है, और इसे लिखा किसने, रवि कीर्ति ने, याद रखिएगा, एक जैन रवि कीर्ति द्वारा ये एहोल प्रशस्ति लिखा गया है। और इसमें वर्णन है जब हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय हराते हैं तो उस हार का वर्णन इसी अभिलेख में है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अशोक के भी बहुत सारे अभिलेख है, तो अशोक को हमें अलग से पढ़ने हैं, तो उसके अभिलेख को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर मेहर भोज का, ठीक है, जिसमें सूर्य का पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे इमेजेस दे सकते हैं आप। उसके बाद आपका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्कंदगुप्त का भी है। इसमें स्कंदगुप्त जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता है, हुड़ों को पराजित करता है, तो इसमें प्रथम अभिलेख है जिसमें हुड़ों को पराजित करने का वर्णन है, तो इसी अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि गाजीपुर के सैदपुर में है। ठीक है, सैदपुर के भीतरी गांव में है, और ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, जिसमें पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ युद्ध का वर्णन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर मेरु अभिलेख जो कि तमिलनाडु में है, और ये चोलों के बारे में हमें जानकारी देता है। और चोल किस लिए फेमस थे, बाद में जो चोल आए थे, हम संगम एज के चोल की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाद के प्री मिडल की बात करेंगे, तो ये परांतक प्रथम नामक जो चोल शासक था उसका अभिलेख है। इसमें हमें उनकी स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें कहेंगे कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है चोलों का, तो इसी अभिलेख में हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है मेहरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है जो कि गुप्त शासक था, उसमें सैनिक विजयों को इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद आपका बिलसड़ अभिलेख है जो कि कुमारगुप्त का है, गुप्त शासक था, जिसमें गुप्त वंश की पूरी वंशावली हमें इसी बिलसड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। बहुत सारी गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें जानकारी इसी बिलसड़ अभिलेख से मिलती है। उसके बाद आपका है अयोध्या अभिलेख, और ये अभिलेख उत्तर प्रदेश में है, और ये धनदेव द्वारा लिखा गया है जो कि पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था। और इसी अभिलेख में बताया गया है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ठीक, या फिर उसका पुरोहित कौन था, तो इसी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें पता चलता है। इसके पुरोहित थे, याद रखिएगा, पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि इसके पुरोहित थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने इंस्क्रिप्शन देख लिए, अब हम लोग सिक्कों के ऊपर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, आपको हमने बताया कि सिक्कों के जो अध्ययन होता है उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिक्कों के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो प्राप्त होती हैं, जिससे हम सिक्कों के बारे में जान जाते हैं, तो उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स किसे बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स कौन है, न्यूमिस्मेटिक्स किसे बोलते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप को बोलते हैं, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, याद रखिएगा।
फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक जेम्स प्रिंसप को बोलते हैं। ये जो सिक्के होते थे, आहत सिक्के, काशारपड़ यानी कि चांदी के, पंचमार्क सिक्के, टेरिकोटा के सिक्के, उसके बाद पोटीन कह लें, कांच के सिक्के, बहुत अलग अलग टाइप के सिक्के हमें इतिहास में प्राप्त हुए, उनसे अलग अलग प्रकार की हमें जानकारी मिलती थी। ठीक, आहत सिक्के वो होते हैं जिसपे हम लोग ठप्पा मार के जो है कि जिस सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, जिसपे किसी जानवर का, किसी भी चीज की आकृति होती थी, मछली का, पहाड़ का, तो इसे आहत सिक्के बोलते हैं। इसपे कोई लेख नहीं होता था। ठीक, ये लगभग लगभग जो आहत सिक्के होते थे 5th सेंचुरी में हमें देखने को मिले हैं। ठीक, इनसे भी बहुत सारी हमें जानकारी मिली है। पहला लेख वाला सिक्का हमें इंडो ग्रीक द्वारा देखने को मिलेगा। इन्होंने सबसे पहले जो है कि लेख सिक्के जो है कि शुरू किए थे। ठीक, पंचमार्क सिक्के बहुत ज्यादा पुराने, ये हमें उत्तर प्रदेश और मगध जैसे राज्यों में मिले हैं। ठीक है, तक्षशिला जैसे राज्यों से बहुत सारे सिक्के, जैसे कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्के से, इस सिक्के से हमें पता चलता है कि उसे संगीत प्रेमी था, संगीत के बारे में जानकार थे। यानी कि सिक्कों से हमें किसी भी रूलर की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसके बाद पॉलिटिकल बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ था। जैसे कुषाण के शासकों से हमें उसके धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के सिक्कों से उसके विजयों के बारे में पता चलती है। इस तरह से सिक्कों से हमें बहुत सारे इतिहास के सोर्स के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो सिक्के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अगर सिक्कों पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो हमें पता चलता था कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी, ट्रेड काफी अच्छा था, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अगर उसमें बहुत सारी मिलावट है, बहुत कम सिक्के मिले तो लगता था कि वहाँ पे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, या फिर उनकी जो कि इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी। तो इस तरह से सिक्कों से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि अर्कामेडू से हमें देखेंगे रोमन सिक्के प्राप्त हुए। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो व्यापार था वो रोम तक फैला हुआ था, यानी कि रोम से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे बहुत अच्छे। ठीक, तो ये सिक्कों से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है, बहुत अलग अलग टाइप के सिक्के भी मिले। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिटेल से लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक सोर्स के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या सोर्सेज हिस्ट्री में होते हैं जिसके तहत हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ओके, अब हम लोग लिटरेरी सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्स में हमारे आपके रिलीजियस और हिस्टोरिकल्स बुक्स हैं। ठीक है, अब इस रिलीजियस में भी है आपके एक हमारे ब्राह्मण, इसे हम लोग वैदिक साहित्य बोलते हैं, इसे ब्राह्मणोत्तर। ठीक है, इसे हम लोग जो है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते, रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐतिहासिक है जिसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, राजतरंगी कलहण ने, चचनामा अली अहमद ने, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने, गार्गी संहिता कात्यायन, महाभाष्य पतंजलि ने। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हैं जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक, हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, चारों वेदों के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे, जो वेदों की व्याख्या करते हैं, वेदों को पढ़ने में हमें सहायता करते, पुराण जो कि 18 है इनके बारे में जानेंगे, वेदांग जो जिन्हें वेदों का अंग कहा जाता है, उपनिषद जो 12 है, स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक है, इनके बारे में हमें बहुत सारे इतिहास को पढ़ने और समझने और बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इन्हें डिटेल्स से देखते हैं, एक मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले लिटरेचर को, तो लिटरेचर मेनली हम लोग अगर डिवाइड करें तो एक इंडियन हो गया, इंडियन हिस्ट्री को जानने का, दूसरा फॉरेन लिटरेचर हो गया। ठीक, तो इंडियन में आपके रिलीजियस आ जाएंगे जिसमें चारों वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएंगे और 12 उपनिषद आ जाएंगे। ठीक, सेकुलर में आपके एपिक्स यानी महाकाव्य जिसमें रामायण महाभारत, प्ले आ जाएंगे जैसे कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, बायोग्राफी जैसे कि जीवनीज आ जाएंगे, पुराण 18 पुराण आ जाएंगे। ठीक, ये हमारे इंडियन लिटरेचर हो गए। ठीक, फॉरेन में मेगास्थनीज के इंडिया, डायमेकस जो राजदूत था, डायनोसियस, ये जो ग्रीक थे जो राजदूत बन के आए थे, इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है इतिहास को जानने में। चाइनीज फेवरेट थे जैसे फायान, हेनसांग, इति सिंह, इनकी जो रचनाएं थी, फोयू की, सीयू की, इनसे भी हमें इतिहास को जानने के बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेदों को देखते हैं। ठीक, जो सबसे पहले हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है वो वेद है, सबसे प्राचीन कोई धर्म ग्रंथ है भारत में तो वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया क्या है, वेद है। ठीक, वेद। ठीक है, जिसे अपौरुष्य बोला जाता है, जब माना जाता है कि ये क्या है, देवता के समान, देवताओं ने इसे लिखा है। वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति। इसे सुन के लिखा गया इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी।
ठीक, वेद त्रयी माना जाता है कि ये जो अथर्ववेद है ये बहुत बाद में लिखा गया है, तो इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस चारों वेदों में सन्निहित नहीं किया जाता है। अगर चारों वेद को मिला दे तो इन्हें बोलते हैं संहिता। चारों वेद को मिला क्या बोलेंगे? संहिता। यहाँ पे 4 संहिता और 3 त्रयी, याद रखिएगा। ठीक, ये हमारे चारों वेद है, इनके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इंडियन लिटरेचर में जो है मेनली उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम लोग? ऋग्वेद देखेंगे, सामवेद देखेंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, एपिक्स और प्लेन। ये सारे इंडियन लिटरेचर है जो कि इंडियन हिस्ट्री को जानने के बहुत मेन सोर्स है, जिसमें हमें गॉड्स के प्रेयर, मंत्र, ये सारी चीजें देखेंगे, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है, अलग अलग देवताओं के बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारे ऋषियों के जो है कि बहुत सारे विदुषियों के वर्णन है ऋग्वेद में। सामवेद में बहुत सारे एक तरह से कहेंगे कि बहुत सारे म्यूजिक का ओरिजिन यहीं से हुआ है, उसके बहुत सारे मंत्रों का गायन इसमें है। यजुर्वेद में यज्ञों की जो है कि कैसे यज्ञ किया जाता है, ये सारे रिधि और मंत्र इसमें है। अथर्ववेद में जो है कि बहुत सारे टोना टोटका, रोग निवारण और बहुत सारे कर्मकांड इसमें दिए हुए। ब्राह्मण में जो कि वेदों के एक्सप्लेनेशन करता है। फॉरेस्ट में लिखी गई है। आरण्यक जो कि बहुत सारे रसमय चीजों को हमें बताता है। उपनिषद जिसे कहते हैं कि इससे बहुत सारे दर्शन के बारे में हम जानते हैं, जो कि 12 है। उसके बाद पुराण जो कि बहुत सारे वंशावली की हमें जानकारी देती है, बहुत सारे वंश के बारे में हमें बताता है। एपिक्स में रामायण और महाभारत है, जो कि बहुत एक लंबा इतिहास हमें बताता है। और प्लेज में जैसे कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये भी इतिहास को जानने के प्रमुख सोर्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे मेनली वेदों के बारे में। वेद और उनके पुरोहित को देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारी चीजें हमने इमेज फॉर्म में ज्यादातर चीजें की, आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। ज्यादा चीजें इमेज में, टेबल फॉर्म में की है, जिससे ये चीजें क्या होती है, अगर हम किसी चीज को इमेज में, टेबल फॉर्म में करते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाता है। इसलिए हम एक एक स्लाइड में थोड़ी थोड़ी चीजें ही रख रहे हैं ताकि आपको चीजें याद हो। आप भी अगर इमेज टेबल फॉर्म में अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको वो चीजें उसी तरह से याद हो जाएंगी। ये आपको याद करने की सबसे इजी ट्रिक होता है अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रहा है तो। ठीक, तो अगर वेद में बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, जो देवताओं को मंत्रों का उच्चारण करके बुलाता है, उनकी स्तुति करता है, तो वो होता है होत्री। उसे उसके पुरोहित को होत्री बोलते हैं। ठीक, यजुर्वेद जो कि यज्ञ का कर्मकांड करता है, उसका अनुष्ठान करता है यज्ञ में, तो उसे बोलते हैं अर्धव्यू। ठीक, जो मंत्रों को गायन करता है, बहुत अच्छे स्वर में ऋचाओं का गायन करता है, तो उसे बोलते हैं उद्गाता उस पुरोहित को। और अथर्ववेद में जो यज्ञों को पूरा करता है, उसका निरीक्षण करता है, एक चीज को देखता है, जिसे सर्वोच्च पुरोहित भी बोलते हैं, सबसे मेन होता है, तो उसे बोलते हैं ब्रह्म। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का होत्री, यजुर्वेद का अर्धव्यू, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, आप जिस तरह से इस ट्रिक को लगाकर याद करना चाहें याद कर लीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्स की तरफ। तो दूसरा है आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अभी हमने बात किया, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, तभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग जब वैदिक एज पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ऋग्वेद जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, इनकी माँ का नाम त्रयी था, इसलिए जो महिदास थे, इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की, इसलिए उसका नाम ऐत्रेय कर दिया गया था। ठीक, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, जिसकी रचना महिदास ने की है। उसके बाद कौशिकी है, आरण्यक भी इसका ऐत्रेय और कौशिकी है, और उपनिषद भी ऐत्रेय कौशिकी है। तो बहुत इजी हो गया आपका याद करने का। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री है, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है, आरण्यक भी ऐत्रेय कौशिकी है, और उपनिषद भी ऐत्रेय कौशिकी है। बहुत इजी हो गया, ऋग्वेद में कोई टेंशन नहीं है आपको याद करने की, सब सेम है। ठीक, बस पुरोहित होत्री याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, यजुर्वेद को एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, याद रखिएगा। ठीक, इसे 2 भागों में बांटा गया है, ये शुक्ल यजुर्वेद और ये शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ये गद्य ये एकमात्र जो है कि वेद है जो गद्य और पद दोनों में, बाकी सारे पद में है। ठीक है, गद्य और पद दोनों में, यानी कि चंपू शैली में है ये यजुर्वेद। ठीक, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है, जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है ये ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। और दूसरा इसका ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का तैतरी है। शतपथ यानी कि शुक्ल यजुर्वेद
का आरण्यक बृहदारण्यक है और इसी में हमें पुनर्जन्म का कंसेप्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद इसका उपनिषद बृहदारण्यक और ईश है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक आपका तैत्तिरीय है, सेम है, और इसका उपनिषद कठ है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर, जिसमें सबसे पहले नवदा भक्ति का उल्लेख हमें इसी उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, 9 प्रकार की भक्ति का। ठीक, उसके बाद सामवेद है। सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। पंचविश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2500 श्लोक थे, इसलिए इसे पंचविश ब्राह्मण भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे तांडे नाम से भी जानते हैं। खडविश यानी कि अद्भुत, जैमिनी यानी कि तलवाकार, ये सारे इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके आरण्यक आपके छांदोग्य और जैमिनी है, और उपनिषद आपके छांदोग्य, जैमिनी और केन है। ओके, अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। इसका कोई भी एक ऐसा मात्र वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, और इसके 3 उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मुंडक और मांडुक्य में। याद रखिएगा, मुंडक अलग है और मांडुक्य अलग है। ठीक है, यही इसी में मांडुक्य में सत्यमेव जयते वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी मांडुक्य में है। ओके, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे। अब हम लोग वेदों के 4 वेद हैं, ये भी आपके हमारे लिटरेरी सोर्स के इंपॉर्टेंट है। पहला ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आप इसी तरह से लिखेंगे अपने नोट्स में तो आपको ईजी वे में याद हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपके वेदांग आते हैं, जिसे वेदों का अंग बोलते हैं, और ये कुल होते हैं 6। ठीक, जिसमें देखेंगे ग्रामर यानी कि व्याकरण जो होता है, ठीक है, वो ग्रामर होता है जो सारी चीजों को हमें पढ़ने समझने में सहायता करता है। इटिमोलॉजी यानी निरुक्त क्या होता है, जो भी जिस उत्पत्ति का सिद्धांत था, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस विज्ञान उत्पत्ति का विज्ञान कह ले तो उसे निरुक्त बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष का है, ये भी वेदांत का भाग है। रिचुअल जो भी कर्मकांड होते हैं वो कल्प के तहत आता है। फोनेटिक्स छंद, फोनेटिक्स शिक्षा के तहत आता है। मैट्रिक जो है कि मैट्रिक्स या फिर छंद मंत्र कह ले, ये भी वेदांत के पार्ट है। ठीक, अब ये शिक्षा को कहा जाता है कि ये वेद की नोज है, नासिका है, कल्प वेद के हाथ है, व्याकरण वेद की मुख है, निरुक्त वेद के स्रोत है यानी कि कान है, छंद वेद के पैर हैं, और ज्योतिष वेद के नेत्र हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन वेद के नेत्र है, कौन वेद के पैर, ये क्वेश्चन आए हैं, इस टेबल को याद कर लीजिए। ओके, चलिए, ये हमारे लिटरेरी सोर्स हो गए। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ गए पुराणास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पुराण। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वेद से हमें किस वंश किस पुराण के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो पुराण है, जो सबसे प्राचीन पुराण है, क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और इससे हमें साउथ की एक डायनेस्टी है, सातवाहन वंश, जिसे आंध्र भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये आपका पीवाईक्यूज है, यही वो मत्स्य पुराण है। अब मत्स्य आ जाएगा तो याद रखिएगा सातवाहन से है। ओके, विष्णु पुराण आपका मौर्य से। अब मौर्य से देखिए विष्णुगुप्त है जो चाणक्य है, तो अगर विष्णु आएगा तो हाँ विष्णुगुप्त भी मौर्य से रिलेटेड है, और विष्णु पुराण भी मौर्य से रिलेटेड है। तो आप इस ट्रिक से जो है कि याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। विष्णु पुराण और विष्णुगुप्त और मौर्य, इसको कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। वायु पुराण आपका गुप्त वंश से है, ठीक, गुप्त वंश की जानकारी देता है। ब्राह्मण पुराण आपका पूर्व वंश की जानकारी देता है, और महापुराण इस भी कहते हैं इसको। और भागवत पुराण से हमें कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये राजाओं की वंशली एक तरह से हमें देखती है। तो पुराणों के बारे में आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्मृतियां, जो बहुत सारी स्मृतियां, इसमें से कुछ स्मृतियों के बारे में हम बताएंगे जो मुख्य स्मृतियां हैं, जिससे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है मनुस्मृति, जो सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक है, और ये कहा जाता है कि शुंग काल की एक आधार ग्रंथ भी माना जाता है, और शुंग काल में इसे लिखा गया है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद याज्ञवल्क स्मृति जो कि मौर्योत्तर काल में लिखी गई है। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सारी स्मृति जो है कि सॉरी नारद से, ये सारे गुप्त काल के दौरान लिखी गई। गुप्त काल के दौरान देखेंगे थोड़ा सा हमारा जो ब्राह्मण धर्म था वो काफी उदय होता है, बहुत सारी स्मृतियों का रचना हमें गुप्त काल में देखेंगे पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। ये है देवल स्मृति, इसके बारे में आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन भी आया था इससे कि कौन सा स्मृति ग्रंथ है जिसमें जब किसी हिंदू
बुद्धू को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर से उसे अपना धर्म ग्रहण किया जाता है, तो उसकी जो भी विधि विधान है उसकी चर्चा किस स्मृति में की गई है, तो यही वे देवल स्मृति है। ठीक है, और इसकी रचना पूर्व मध्यकाल में की गई है। पूर्व मध्यकाल यानी कि 600 से 1200 के टाइम लाइन को हम लोग प्री मिडिवल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में लिखी गई। और यहीं पे आप देखेंगे, जो आप देखेंगे मिडिवल एज में दो भाई आएंगे, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करेंगे, पढ़ाएंगे भी आपको, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का जिन्हें देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में जब बंदी बना के लाया जाता है दिल्ली में, इन्हें जो है कि मुसलमान धर्म ग्रहण कर दिया जाता है। ठीक है, यादव वंश के ये लोग होते हैं, तो मुसलमान धर्म ग्रहण कर दिया जाता है, लेकिन फिर ये वापस अपने जब अपने यहाँ जाते हैं तो फिर से ये इसी देवल स्मृति के तहत जो है कि वहाँ के ब्राह्मणों की सहायता से अपने धर्म को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, देवल स्मृति और विजयनगर हरियर बुक्का और उनका धर्म परिवर्तन, तो अब शायद नहीं भूलेंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए लिटरेरी सोर्सेज, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे। अब ब्राह्मणेतर ग्रंथ को देख लेते हैं, जिसमें बौद्ध ग्रंथों को हम लोग देखते हैं, जिसमें बुद्ध चरित हो गया, जो कि महाकाव्य रसघोष ने लिखा, और ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे, और यही चौथी बौद्ध संगति से रिलेटेड है। इनकी सौंदर्यानंद है, सरिपुत्र प्रकरण है, सूत्रालंकार, ये अश्वघोष की रचना इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है और आपके PYQs है। ठीक, इसी बार ही आपको पूछा था। उसके बाद विभाषा शास्त्र वसुमित्र, अभिधम कोश वसुबंधु, विज्ञप्ति मात्र सिद्धि ये भी वसुबंधु, ये सारे कनिष्क के दरबार से कुषाण काल के शेष हैं। ठीक है, वज्रछेदिका वसुबंधु की है, योगाचार भूमिसात मैत्रेयनाथ की है, धर्म धर्मता विभंग मैत्रेयनाथ की है। तो ये सारे आपके बौद्ध ग्रंथ है। इससे भी हमें इतिहास के बारे में, उस समय के बारे में, उस समय की राजनीतिक धार्मिक स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो कि इतिहास पढ़ने में हमें काफी मदद करते हैं। ठीक, तो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के। उसके बाद है मनुष्यांत विभंग मैत्रेयनाथ का है, पंचभूमि अशंक का है, अभिधम समुच्चय ये भी अशंक ने लिखा है। ठीक है, महायान संग्रह या फिर महायान सूत्रालंकार अशंक का है। नागार्जुन, यही नागार्जुन है जिन्होंने शून्य की खोज की थी। ठीक है, शून्यवाद दिया, सॉरी। ठीक है, मध्यमकारी का ये आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, युक्ति पष्टिका भी नागार्जुन की है, सुन्निता सप्ती और सप्त सहित्रता नागार्जुन की है, विज्ञा व्यवर्तनी भी नागार्जुन की है, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ ये भी नागार्जुन की है। ठीक है, और चतुशतक जो कि आपका PYQs है UGC नेट का, ये भी आपका बहुत फेमस है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, शिक्षा समुच्चय शांति देव का है। ठीक है, बहुत एक सूत्र समुच्चय ये भी शांति देव का है। बोधिचर्या अवतार ये भी आपका PYQ है, शांति देव का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तत्व संग्रह भी पूछा हुआ है, शांति देव का है, शांति रक्षित का है, सॉरी। माध्यम काल रंग काल काल रंग अलंकार कारिका ये भी शांत रक्षित का है। प्रमाण समुच्चय दिग्नाग का है, ये भी पूछा हुआ है। विशुद्ध मग याद रखिएगा PYQ है, बुद्ध घोष का है। सामंत प्रसादी का बुद्ध घोष का, सुमंगल वासनी भी PYQ है, क्वेश्चन पूछा हुआ। ये आपके बहुत लिटरेरी सोर्सेस है, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानने में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम लोग बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे। ये हमने लिटरेरी सोर्सेज देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेवलर्स के सोर्सेज, उनसे उन्होंने जो भी सोर्सेज लिखे हैं, जो भी इनके लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनसे हमें कितनी जानकारी मिलती है और इतिहास को पढ़ने में कैसे ये मदद साबित होते हैं। कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, इसमें हम लोग कुछ मेन ट्रेवलर्स को देखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें तो ग्रीक रोमन राइटर्स हैं, इसमें चीनी राइटर्स हैं, अरबिक राइटर्स हैं, और बहुत सारे अदर राइटर्स भी ले लें, जिसमें मार्को पोलो आ जाएंगे, जो कि मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में आए थे पांडे के शासक के टाइम, पांडे के शासन टाइम में। ये आपके मेगस्थनीज है जिन्होंने इंडिका लिखा है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये हेनसांग जो कि वर्धन वंश में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में। और ये अलबरूनी है जो कि गजनवी के साथ आए थे, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेरी सोर्स लिखे, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इन फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। ओके, उसके बाद ग्रीक रोमन राइटर में देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेसियस या फिर कटेशियस। ठीक, इनकी जो रचना है, इनका भी नाम है इंडिका, याद रखिएगा। अगर इंडिका की बात आएगी तो सिर्फ मेगस्थनीज नहीं होंगे, टेसियस भी होंगे। ये एक ईरानी राजवैद थे, और ये जो लाइन है सेम टू सेम UGC नेट में पूछा हुआ है कि टेसियस क्या थे। ठीक, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में लगाने के लिए था। ठीक है,
ट्रू एंड फॉल्स में। तो टेसियस एक ईरानी राजवैद्य थे, इनकी रचना इंडिका है, और इन्होंने बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा, इनका जो सोर्स है बहुत ज़्यादा रिलेबल वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, टेसियस। ठीक है, टेसियस के बारे में इतना चीज़ें, रोमन थे, याद रखिएगा। उसके बाद हेरोडेटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इनकी रचना हिस्टोरिका है। बहुत सारे युद्धों के बारे में, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। बहुत सारे उस समय के रोमन में जो युद्ध हो रहे थे उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इन्होंने ओरल हिस्ट्री का भी कंसेप्ट इन्होंने लाया है। बहुत सारे चीज़ों को ओरल जो लोगों से पता चला वो भी अपनी हिस्ट्री में इन्होंने इंक्लूड किया है। ओके, उसके बाद है मेगस्थनीज साहब। ये मेगस्थनीज जी, जिन्होंने क्या लिखा है, इंडिका। ठीक है, किसके दरबार में आए थे ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के, और इन्होंने मौर्य कालीन व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। हम आपका अलग से एक बुक एंड ऑथर पे वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत डिटेल से बुक एंड ऑथर के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी भी हुई है। आप जितने भी बच्चे CUET 2026 के हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चैनल पे 2025 के टाइम की सारी वीडियो पड़ी है, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि फैक्ट के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है कि यही मेगस्थनीज थे जिन्होंने बताया है कि भारत में, ये कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, कहते हैं कि दास प्रथा भारत में नहीं है। तो ऐसा नहीं था, भारत में उस समय दास प्रथा थी, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो रोम में जो दास प्रथा थी, या उसके कंपैरिजन में भारत की जो दासों की स्थिति थी काफी अच्छी थी। बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया जाता था। वहां पे जो दास थे उनके साथ बहुत दयनीय स्थिति थी। इसलिए मेगस्थनीज आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है। यहाँ के समाज को इन्होंने 7 वर्ग में बांटा, जिसमें शिक्षक, दार्शनिक, सैनिक, व्यापारी, कृषक, शिल्पी, ये सारे लोगों को 7 लोगों का इन्होंने समूह बताया था कि भारत का जो समाज है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक, तो इन्होंने ये बताया। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन बताया कि भारत का समाज 7 वर्गों में बटा है, ये मेगस्थनीज ने बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके डाइमेकस। डाइमेकस जो कि सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में ये आया था, और इसके भी जो है कि इससे बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। यही है डाइमेकस साहब। ठीक, और इन्हीं से बिंदुसार ने 4 चीजें मांगी थी। आप सभी लोग कमेंट में बताइए क्या 4 चीजें मांगी थी, उसने कौन सी एक चीज देने से मना कर दी थी। ठीक, सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर डायनोसियस अशोक के दरबार में आए थे, और ये टालमी के जो है कि राजदूत बन के आए थे, जो कि मिस्र के शासक थे। ओके, यही है आपके डायनीसियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉलमी है। टॉलमी की जो एक फॉरेन ट्रेवलर है, जिनकी फेमस बुक है ज्योग्राफी और इंडिया, जिसे भारत का भूगोल हम लोग जानते हैं। 2nd सेंचुरी की बुक है, बहुत अच्छी इन्होंने बुक लिखी है, जो कि भारत की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, और 2nd सेंचुरी में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी ये जानने का सबसे अच्छा सोर्स है ये। ठीक, उसके बाद है पिलनी की बुक है नेचुरल हिस्ट्री, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, और इससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे भारतीय वनस्पति कैसी थी, वहाँ के जीव कैसे थे, बहुत सारे जीव जो विलुप्त हो गए, उससे हमें इन्हीं की रचना से हमें जानकारी प्राप्त होती है। व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में, कल्चर के बारे में भी हमें इससे जानने का मौका मिलता है इनकी बुक से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड PYQ है कि पिलनी की बुक क्या है। ठीक, पिलनी दी एल्डर। उसके बाद जो बुक है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका द पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। ठीक है, और ये एक अज्ञात नाविक लेखक ने लिखा है। इससे हमें जो है कि भारतीय बंदरगाहों यानी कि सामुद्रिक व्यापार के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, मेडिटेरियन टाइम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, यानी कि क्या चीज़ें भारत में आयात की जाती थी, क्या निर्यात की जाती थी, भारत में किस चीज़ की अधिकता थी, भारत के लोग कैसे थे, कैसे ट्रेड होता था, कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चलती है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये। ठीक है, हिस्ट्री को जानने का। ठीक, उसके बाद सिकंदर के साथ बहुत सारे लेखक आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, और उसे बहुत ज़्यादा प्रामाणिक वैलिड माना जाता है इनकी रचनाओं को, जिसमें अरिस्टोबुलस हो गए, निरियाकस हो गए, इनकी रचना भी बहुत फेमस है, और इनसे भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चीनी लेखकों के बारे में, चाइनीज राइटर के बारे में। ठीक,
इसमें फायान को देखेंगे। फायान किसके दरबार में आया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। ठीक, ये भारत में 14 वर्ष तक रहा था, याद रखिएगा। ये भारत में कितने साल रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका PYQ है। तो ये भारत में कुल 14 वर्ष तक रहा था। ठीक, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था 399 से 414 साल तक, 14 ईस्वी तक। और इसका जो रचना है वो है फो यू की, जिसका अर्थ होता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। इसने कहीं भी गुप्त वंश के राज चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया, इसने ज्यादातर प्रशासनिक चीजों को और जो भी बौद्ध राज्य थे उनका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, फायान ने। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसने गुप्त काल विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताया है, और ये बोलता है कि जो मध्य प्रदेश की जनता थी वो उसको बहुत खुश थी, बहुत समृद्ध था वहाँ का कल्चर। और यही बताता है कि भारत में ट्रेड के लिए कौड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, कौड़ियों का प्रयोग बताया था ट्रेड के लिए या फिर लेन देन के लिए लोग सामान्यतः जो है कि कौड़ियों का प्रयोग करते थे, यही फायान साहब ने बताया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संगयून। ठीक है, ये भी एक चाइनीज थे, चाइनीज ट्रेवलर थे, जो कि 528 में भारत आए थे। और इन्होंने क्या किया था कि 3 वर्ष तक ये यात्रा किए थे भारत में, और जो भी बौद्ध धर्म की प्रतियां थी, पांडुलिपि थी, बुद्धिज्म जो भी चीजें थी, उसको इन्होंने कलेक्ट किया था, सुंगयान जी। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आए, कब आए थे? 518 में आए थे। क्या किए थे? बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठा की थी, और इन्होंने जो इकट्ठा की थी वो इंडियन हिस्ट्री सोर्स को जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई साहब है वो है हेनसांग जी। ठीक, जो कि आए थे वर्धन वंश के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके टाइम पीरियड में ये जो है कि जिन उसने जो भी महाकुंभ कराए थे, जो भी आपके सम्मेलन कराए थे, उसमें ये बहुत मुख्य पद पे थे। इन्होंने नालंदा से योग शास्त्र की पढ़ाई भी की है। ठीक है, वहाँ पे अध्ययन भी किया है और अध्यापन भी किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और उस समय जब इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया था तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? सिलभद्र थे। ये PYQ है, ये भी PYQ है कि किसकी पढ़ाई की थी, कहाँ से पढ़ाई की थी? तो नालंदा से, बिहार में है। इनकी रचना का नाम है CU की, और ये भारत में कुल 15 वर्ष रहे हैं। ठीक, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे 629 से 645 ईस्वी तक। ठीक है, और ये हर्षवर्धन थे जिन्होंने कांची के पल्लवों के टाइम पीरियड में, वातापी में भी बहुत जगह ये भारत पे पूरा घूमे हुए हैं, और 138 देशों का ये अपने यात्रा विवरण में वर्णन किए हैं ह्वेनसांग जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम एक ट्रेवल की बात करेंगे चाइनीज का, वो है इति सिंह जी। ठीक, ये इति सिंह, और ये देखेंगे 7वीं सदी के अंत में ये भारत आए थे, और ये एक चीनी ट्रेवलर और ट्रांसलेटर दोनों थे। इन्होंने समकालीन भारत, नालंदा, विक्रमशिला, ये जो कि बिहार में यूनिवर्सिटीज हैं बहुत फेमस, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं, पहले फायान आया, फिर सुंगयान, फिर हेनसांग, फिर इति सिंह। ये आपका क्रोनोलॉजिस्ट लगाने के लिए आएगा, तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं इजी वे में। अब भूलिएगा नहीं, FSHI। ठीक, FSHI। ठीक, याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अरब ट्रेवलर्स के ऊपर। ठीक है, अरब राइटर्स के ऊपर। उसमें है अलबरूनी। ठीक, अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी अरब जो अटैकर था उसके साथ आए थे, और इन्होंने एक रचना की किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भारत का खोज या फिर भारत का दर्पण भी इसे कहते हैं। यही है, बहुत अच्छे एक दर्शन के थे। इन्होंने भारतीय ग्रंथों को, संस्कृत संस्कृत पांडुलिपियों का, ज्योतिष का, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, बहुत सारी चीजें भारत के बारे में जाना। और ये कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो समझते हैं कि भारत के लोग ही बहुत ज्यादा चतुर हैं, उन्हें सब चीज पता है, वो लोग बहुत तेज है, ऐसी चीजें मतलब अलबरूनी कहते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में बताते हैं, राजपूतों की स्थिति, उनकी सामाजिक स्थितियां, सारी चीजों के बारे में अपनी रचना में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद है इब्न बतूता। एक कहानी है ना, वो जो गाना है, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े जापान, तो वही इब्न बतूता है ये, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। MBT, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल हिस्ट्री में, जिसे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जिसकी मृत्यु पे कहा जाता है कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई, वही ये तुगलक हैं। ठीक है, तो उसी के टाइम पीरियड में ये इब्न बतूता आए थे, जो कि अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे, और ये एक अरब यात्री थे, और इन्होंने किताबुल रहला
अरबी भाषा में एक रचना लिखी जो कि काफ़ी वैलिड और ऑथेंटिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ये रचना लिखी थी, ये अपने देश जाके लिखे थे, तो किसी के दबाव प्रेशर में नहीं लिखे थे। तो इन्होंने सही चीज़ों का वर्णन किया है, इसलिए बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। 14वीं सदी यानी कि दिल्ली सल्तनत, और जो इन्होंने बहुत सारी यात्रा की थी, चाइना तक की भी यात्रा की थी, और वहीं से अपने देश लौट गए थे जब तुगलक से थोड़ा बहुत इनका अनबन हो गया था। ठीक, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। काजी के काम, जब ये दिल्ली आए थे, इन्हें काजी और न्यायाधीश के पद पे 1333 में तुगलक ने प्रतिष्ठित भी किया था। बहुत अच्छे संबंध थे इनका मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो इन्होंने बहुत सारी डाक व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा, दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्होंने, इब्न बतूता ने जानकारी दी है। ठीक, उसके बाद कुछ और जो फेमस है वो है तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक है, और इनकी एक रचना है कंग्यूर तंग्यूर, जो कि आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ठीक है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। इनसे भी हमें बहुत सारे एंशिएंट के और इतिहास के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। उसके बाद है मार्को पोलो, जो कि पांड्य शासक, पांड्य साउथ में आए थे, पांड्य शासक कुलशेखर, ठीक है, मारवर्मन कुलशेखर, मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में ये आए हुए थे। और ये इटली के यात्री थे। पूछा जाता कहाँ के? तो वेनिस के, इटली के वेनिस के यात्री थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कब आए थे? 12वीं सेंचुरी में, 1200 कुछ में आए थे, अभी टाइमलाइन याद नहीं आ रही है। और ये पांड्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो मार्को पालो की सभी लोग रचना हमें बताएंगे कमेंट में। तो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास क्या है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ पे सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये चीज़ें हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने उसका पूरा क्लासिफिकेशन, आर्काइवल एविडेंस, लिटरेरी, और उसके बाद इंस्क्रिप्शन, कॉइन, सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। हमने पूरी कोशिश की इमेज और मैप्स के थ्रू, और एक माइंड मैप पूरी तरीके से टेबल फॉर्म में तैयार करने की, ताकि आपको कुछ भी याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने पूरी तरह की इमेज लगाने की कोशिश की, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में इतिहास को समझ सकें, आपको बोरिंग ना हो। हमने पूरी कोशिश की कि आप इतिहास को बहुत अच्छे से दिलचस्पी लेके पढ़े। इस वजह से हमने काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव जो है कि आपको कंटेंट देने की कोशिश की। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, और अगर आपने अभी तक बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।